वन ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, जितने भी लोग एसएससी एमटीएस या जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, चाहे वो 2025 की हो या 2026 की, जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं एसएससी के, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि सारी की सारी क्वेश्चन आपकी एडुकेटिव पैटर्न है ये। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला हूँ, तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो लोग ये मत बोलना कि यार आप हिंदी में नहीं लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो। मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी में ही पढ़ाऊँ और इंग्लिश में टर्म बोलूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनको आपको इंग्लिश में ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हिंदी अगर उसका आप करोगे ट्रांसलेट तो वो हिंदी में भी वही इंग्लिश ही लिखा होता है ना। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान देना, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैंने भी सीखी है, तो आपको भी सीखना पड़ेगा। और यार पहली बार पढ़ा रहा हूँ, तो अगर कुछ गलती हो जाए या फिर ना लिखा है, थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब हो, तो मैनेज कर लेना, धीरे धीरे सीख जाऊँगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है कि कौन सा भारतीय राज्य दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र मेजबानी करता है जो 2023 से कार्यरत है। तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया। तो भाई ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का, इसका आंसर होने वाला आपका मध्य प्रदेश, है ना। क्या होने वाला है? मध्य प्रदेश होने वाला। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक या फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में ये जो है हमारा नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ये किस पे बना हुआ है? हमारा नर्मदा नदी पे जो ओंकारेश्वर बांध है ना, उस पे बना हुआ है ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ओंकारेश्वर बांध पे, ओंकारेश्वर बांध पे। इसकी जो कैपेसिटी है, वो 300 मेगावाट की है। साथ ही साथ ये भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी तैरती हुई पावर प्लांट है। एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तैरती हुई पावर प्लांट है ये, मीन्स सोलर पावर प्लांट है ये। इतना याद रखोगे। साथ ही आप याद रखोगे कि ये एमपी की खंडवा जिले में है। किस में है भाई? ये खंडवा जिले में है, ये खंडवा जिले में है। इतना आप याद रखोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो बचपन से हम सभी ने पढ़ा है, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, मार्स को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे कितने ग्रह हैं। तो हमारे टोटल कितने ग्रह हैं भाई? 8 ग्रह हैं हमारे। उनका सीक्वेंस क्या है आप याद रखोगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब बात करते हैं, कभी कभी आपका इसको पूछ देता है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो आपको याद रखने का ट्रिक आप देखो, यहाँ से ये फर्स्ट नंबर से आपका हो जाएगा बृहस्पति, हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में उससे छोटा हमारा ये शनि हो जाएगा, उससे छोटा। फिर उससे छोटा हमारा हो जाएगा यूरेनस हो जाएगा। फिर उससे छोटा हमारा नेपच्यून हो जाएगा। उसके बाद में कौन आ जाएगा? 5th नंबर पे हमारा पृथ्वी आ जाएगा। फिर उसका जुड़वां बहन कौन हो जाएगा? अर्थ, ये शुक्र आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा भाई? मंगल आ जाएगा 7वें नंबर पे। और 8वें नंबर पे कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। यानी कि आपको अगर सीक्वेंस याद रखना होगा तो सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, फिर यूरेनस हो जाएगा, और फिर नेपच्यून हो जाएगा। फिर अगर और आगे आप जाएं तो यहाँ से मतलब ये सीक्वेंस आप मेंटेन करोगे यहाँ से, है ना। ये आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और फिर आगे जाएंगे तो हमारा पृथ्वी आ जाएगा, फिर शुक्र आ जाएगा, फिर मंगल आ जाएगा, और फिर बुध आ जाएगा। इतना आप याद रखोगे। और बात करते हैं कि हमारे एक एस्टेरॉयड बेल्ट होता है, एस्टेरॉयड बेल्ट, है ना, जिसको क्षुद्र ग्रह का बेल्ट बोला जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं।
तो वो हमारा मिलता है मंगल और बृहस्पति के बीच में इस तरह से करके हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है, एस्टेरॉयड बेल्ट मिलता है। इतना आप याद रखेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज गैलेक्सी, मीन्स किसे आकाशगंगा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ओरियन ये तो नहीं होना, क्योंकि ये क्या है, एक ये नक्षत्र है। नक्षत्र क्या होता है, तारों का समूह होता है, बहुत ही सुंदर तारों का समूह होता है जो खास आकृति बनाते हैं, मीन्स बोले तो कॉन्स्टिलेशन होता है। तो ये तो नहीं होगा, ओरियन बिल्कुल नहीं होगा। उर्सा मेजर ये भी माइनर, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में साइरस ये भी नहीं होगा। तो एंड्रोमेडा हमारा हो जाएगा, मतलब जो हमारे गैलेक्सी के नियरेस्ट टू आवर गैलेक्सी, मतलब हमारे जो गैलेक्सी है, आवर गैलेक्सी मतलब हमारा आकाशगंगा के सबसे क्लोज है। आवर गैलेक्सी का नाम क्या, आकाशगंगा। आकाशगंगा बोले तो मिल्की वे, मिल्की वे। तो हमारे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक कौन है, एंड्रोमेडा ही है। अब बात करते हैं हमारे आकाशगंगा की स्ट्रक्चर कैसे, आकृति कैसी है, आकृति स्ट्रक्चर। ये स्पाइरल है, क्या है ये, स्पाइरल, सर्पिलाकार। याद रखेंगे आप। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, कोशिकाओं में प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा आपका, डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए। आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है यहाँ से डीएनए का, और पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। भाई हिंदी इंग्लिश आप याद रख लो, आपको जैसे भी रखना है। बायो के टर्म को आप इंग्लिश में करोगे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, बाकी मायने मतलब कुछ भी बदलने वाले नहीं हैं। हमारा एक क्वेश्चन है कि विस्थापन डिस्प्लेसमेंट और दूरी डिस्टेंस में क्या अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कुछ सदिश राशि और कुछ सदिश राशि के बारे में। बोले तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। सदिश राशि की बात करते हैं। सदिश बोले तो वेक्टर, और बात करते हैं अदिश राशि बोले तो स्केलर। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ऐसा क्वांटिटी इसमें मैग्नीट्यूड है ना, आपको क्या होगा इसमें मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होगा, एक वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और साथ ही साथ डायरेक्शन होगा, यानी कि परिमाण होगा इसमें। परिमाण बोले तो मैग्नीट्यूड होगा, और साथ ही साथ में आपका डायरेक्शन होगा, आपका बोले तो दिशा होगा आपका, ये चीज़। स्केलर में क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा आपका, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण होगा, सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड याद रखोगे आप। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लें तो इसका हो जाएगा आपका फोर्स हो जाएगा, यानी जिसको बल बोल दे आप। साथ ही आपका इसका हो जाएगा विस्थापन बोल दीजिए, बोले तो डिस्प्लेसमेंट। इसका बात कर दें तो इसका हो जाएगा मास बोल सकते हैं, इसका बोलते हैं दूरी बोल सकते हैं आप, है ना। ये सारी चीज़ें हो जाएगा। तो हमारा आंसर देखते हैं अब, डिस्टेंस इंक्लूड्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट। भाई उल्टा बोल दिया, यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस होता है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, बल्कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, उल्टा हो गया यहाँ पे। अब है डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ये होता है, डिस्टेंस डज नॉट बिल्कुल, यानी कि हमारा आंसर ये बी होने वाला है। अगला देखते हैं कुछ,
बोथ आर स्केलर, नहीं भाई, बोथ आर स्केलर नहीं, एक स्केलर है एक वेक्टर है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों अदिश राशियां हैं, गलत, दोनों सदिश गलत हो जाएगा। इसमें से एक हमारा सदिश और एक अदिश राशि है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, संतोष ट्रॉफी 2023 का, जो कि एक राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? तो भाई यहाँ पे जो ऑप्शन है, केरला ये भी नहीं होगा, वेस्ट बंगाल भी नहीं होगा, उड़ीसा भी नहीं होगा, पंजाब भी नहीं, क्योंकि ये हुआ था दिल्ली में, आपका दिल्ली में हुआ था। और एसएससी ने इस क्वेश्चन को गलती माना है और सबको मार्क्स दिए हैं। तो उसी तरह से एक डूरंड कप होता है हमारा, क्या होता है? एक डूरंड कप, डूरंड कप होता है, ये भी हमारा किससे है? फुटबॉल से रिलेटेड है, आप तो आप याद रख सकते हैं। डूरंड कप, सुब्रोतो कप आप याद रख सकते हैं, सुब्रोतो कप, कप आप याद रखते हैं। मर्डेका कप, मर्डेका कप याद रख सकते हैं। सीजर कप, सीजर कप, तो इतने सारे कप हमारे फुटबॉल से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम, मतलब आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई इस क्वेश्चन को कोई भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, बिल्कुल नहीं है भाई। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, बिल्कुल। तो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए लाया गया था। प्रमोट एग्रीकल्चर, नहीं। इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल गलत। तो बात करते हैं कि ये लाया कब गया था, है ना? तो इसे लाया गया था हमारा 2018 में लाया गया था। कहाँ लाया गया था? 2018 में। और हमारे रांची से इसे लॉन्च किया गया था, मोदी जी ने लॉन्च किया था, है ना? और ये किसके लिए? हमारे गरीब भाइयों और बहनों के लिए है। मैं भी गरीब हूँ, मेरे लिए भी है ये, लेकिन मैंने नहीं बनवाया है। तो गरीब प्लस कमज़ोर लोगों के लिए है ये, कमज़ोर फैमिली के लिए है ये, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलता है, 5 लाख का, 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलता, कवरेज, ये चीज़ याद रखना। अब बात करते कुछ और योजना, जैसे जन धन योजना, जन धन योजना, इसको लाया गया था 28 अगस्त 2014 को लाया गया था, इस चीज़ को याद रखना आप। उसी तरह से एक हमारा होता है स्वच्छ भारत मिशन, है ना? स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन लाया गया था, ये हमारा लाया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो आप लोग इतना याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है हमारा कि मेधा पाटेकर ने बड़े बांध के निर्माण के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस आंदोलन का क्या नाम था? तो सभी ने सुना होगा, आज से 20 साल 25 साल पहले आसपास स्टार्ट हुआ था। तो सेव गंगा नहीं हुआ था, ये चिपको मूवमेंट ये भी नहीं हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, है ना, जिससे ये जुड़ी हुई थी। और नर्मदा नदी मैंने आपको बताया था कहाँ है, नर्मदा नदी आपका एमपी में है। कहाँ पे? एमपी में, है ना? और इसको एमपी की लाइफ लाइन बोला जाता है, जीवन रेखा ऑफ एमपी बोलते हैं नर्मदा नदी को, जीवन रेखा, जीवन रेखा कहाँ की? एमपी की बोलते हैं ना। और इसमें कुछ ये जो आपका नर्मदा नदी है उस पर कुछ जलप्रपात है, बोले तो वाटरफॉल है कुछ यहाँ पे, जो कि धुआंधार हो जाएगा, धुआंधार, धुआंधार और कपिलधार, कपिलधार आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं चिपको मूवमेंट, ये 1970 के दशक में, 1970 के दशक में, यानी कि 1973 से 1974 के बीच में कहाँ पे चला था ये? 1974 के बीच में ये चला था उत्तराखंड में आपका, है ना? उत्तराखंड में चला था। और इनसे रिलेटेड हैं आपके सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा अब याद रखेंगे। गौरा देवी याद रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आपका स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि विच आर द 5 कंट्रीज दैट फॉर्म द ब्रिक्स अलायंस। तो आपको नाम से ही आपको याद रखना पड़ेगा, ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, बी फॉर ब्रिटेन,
है ना। तो इंग्लिश वालों देखो, अब यहाँ पे भाई आप क्या करोगे, हिंदी वालों, तो आप अगर ब्रिक्स सिर्फ ये याद रखोगे आप, है ना, ब्रिक्स, अगर मैं ये लिखूँ ब्रिक्स, अब क्या याद रहने वाला, कुछ भी याद नहीं। लेकिन यहाँ से आप ब्रिटेन याद रखोगे, आर से रशिया याद रखोगे आप, आई से इंडिया याद रखोगे आप, सी से चाइना याद रखोगे, ए से साउथ अफ्रीका आप याद रखोगे। तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप थोड़ा सा हिंदी में, इंग्लिश में अपने आप को थोड़ा सा ढालने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है एग्जाम में आपको। यहाँ पे 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य चबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार से सबसे अधिक लाभान्वित होता है, मतलब विच इंडियन स्टेट बेनिफिट्स द मोस्ट फ्रॉम द ट्रेड थ्रू चाबहार पोर्ट। तो भाई आपको याद रखना पड़ेगा, ये हमारा गुजरात होता है। अब चाबहार पोर्ट से रिलेटेड बात करते हैं कि ये है कहाँ, तो भाई ये आपका ईरान में है। कहाँ है ये? ईरान में है। और ये जो हुआ था चाबहार, जो आपका समझौता हुआ था, चाबहार समझौता, ये भारत और ईरान के बीच में हुआ था, भारत प्लस ईरान के बीच में हुआ था, है ना। साथ ही साथ ये 2024 में हुआ है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और 10 साल के लिए, 10 साल के लिए हुआ है, मतलब इंडिया जो है उस पर अपना अधिकार करेगा। इंडिया का क्या करेगा? अधिकार होगा, अधिकार होगा किसके लिए? जो कारोबार होगा उस पर, कि निम्न में से कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स, कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स द्वारा मापे जाने वाले क्षेत्रों डोमेन्स में शामिल नहीं है। तो यार सबसे पहले आप लोग जान लो कि इसके टोटल 6 डोमेन्स होते हैं। कितने होते हैं भाई लोग? 6 डोमेन्स होते हैं। कौन कौन से, एक बार आप लोग सर्च करके देखना। बात करते हैं ये हेल्थ, तो भाई बिल्कुल हेल्थ होगा, ठीक है, क्योंकि हैप्पीनेस जो इंसान खुश कब होगा? इंसान तभी खुश होगा जब हेल्दी होगा। दूसरा बात करते हैं इन्वायरमेंट, बिल्कुल होगा, क्योंकि इंसान तभी खुश होगा जब इन्वायरमेंट अच्छा होगा। मान लो आपके दोस्त यार, है ना, आपको सिर्फ भला बुरा बोलते हैं, आपके साथ अच्छे से नहीं रहते हैं, तो बिल्कुल आप खुश नहीं रहोगे। उसके बाद में इंटरनेट स्पीड, भाई इंटरनेट स्पीड का क्या लेना देना है इसमें? ठीक है, आप बोलोगे यार इंटरनेट स्पीड नहीं होने से मैं सैड रहता हूँ, तो ये गलत है ना। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये भी बढ़िया है ना। तो हमारा जो आंसर होगा होने वाला है ये, ठीक है, इंटरनेट स्पीड जो है ये होने वाला है। इंटरनेट की जो गति है ये शामिल नहीं है, बाकी ये हेल्थ भी शामिल है, इन्वायरमेंट भी शामिल है, साइकोलॉजिकल वेलबींग भी शामिल है, लेकिन इंटरनेट की जो गति होती है, जो इंटरनेट की स्पीड होती है, ये शामिल है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है? तो आप लोगों को याद होगा 14 से लेकर के जो 18 है ना, ये आपको सुनिश्चित करती है समानता का अधिकार, ये राइट टू इक्वालिटी। तो ये क्या भाई? समानता का अधिकार है हमारा, समानता का अधिकार ये है, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, जिसको क्या बोलेंगे? राइट टू इक्वालिटी बात करेंगे। फिर आता है 19 से 22, भाई 19 से 22 बात करते हैं। तो 19 से जो 22 है ये वाला है, ये हमारा है राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको राइट टू फ्रीडम आप बोल सकते हो। फिर आता है 23 से 24 आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या बोलते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोले तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप लोग याद रखोगे, है ना। आर्टिकल राइट टू लाइफ होता है, आर्टिकल 21 क्या होता है? राइट टू लाइफ होता है। 23 आपका होता है ये फोर्स लेबर होता है। क्या होता है भाई? फोर्स लेबर होता है, फोर्स लेबर।
याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मैक्रो है ना, समष्टि का मीन्स क्या होता है, मैक्रो। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, तो देखते हैं एक बार। टोटल डिमांड फॉर ए स्पेसिफिक, तो भाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नहीं होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, बिल्कुल ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। यानी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को ही क्या कहा जाता है भाई, समग्र मांग, टोटल एग्रीगेट डिमांड। डिमांड फॉर इम्पोर्टेड, भाई नहीं, ये भी नहीं होने वाला है। और डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, ये भी नहीं होने वाला। तो इस तरह से अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हिंदू वालों आप लोग भी याद रख लो यार, ज़्यादा बेटर होगा। कब तक हिंदी हिंदी करते रहोगे, तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में करते हैं हम लोग। जो इकोनॉमिक्स होता है उसको 2 पार्ट्स में करते हैं। एगो माइक्रो इकोनॉमी, NOMY, इकोनॉमी, ECON, हाँ माइक्रो इकोनॉमी। तो 2 पार्ट में, एक होता माइक्रो होता है, माइक्रो होता, और एक क्या होता है, मैक्रो, मैक्रो होता। अब बात करते हैं माइक्रो का फादर कौन है, फादर जिसको जनक आप लोग बोलते होंगे, जनक। तो ये होता है हमारे एडम स्मिथ। कौन होते भाई, एडम स्मिथ। और ये जो मैक्रो होते हैं इनका होता है जॉन मेनार्ड कीनीज, है ना। तो इस तरह से हमारे जो इकोनॉमिक्स है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में उनके फादर हो जाएंगे हमारे एडम स्मिथ हो जाएंगे, और मैक्रो के फादर कौन हो जाएंगे, जॉन मेनार्ड कीनीज हो जाएंगे। याद रखेंगे आप लोग। अब हमारा क्वेश्चन है कि भाई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्षता की भूमिका कौन निभाता है। तो देखते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट निभाते हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं कि प्राइम मिनिस्टर निभाते हैं, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के चेयरमैन, ये भी नहीं करते। तो भाई हमारे लोकसभा के कौन करते हैं, लोकसभा के हमारे स्पीकर करते हैं। अब बात करते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग जो है यहाँ पे, है ना, संयुक्त बैठक, जिसको ज्वाइंट सिटिंग हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई लोग, ज्वाइंट सिटिंग। इसका जो आर्टिकल है ना, ये हमारा 108, आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे लोकसभा के स्पीकर ना हो तो कौन करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई वही होने चाहिए कि स्पीकर होना चाहिए सबसे पहले। स्पीकर नहीं होंगे तो उनके आगे कौन है, उनके आगे डेप्यूटी स्पीकर हैं भाई, डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर अगर ये भी नहीं है तो फिर इनके आगे आ जाते हैं डेप्यूटी चेयरमैन आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन। तो हिंदी वालों आप लोग भी याद रखोगे, स्पीकर जिसको आप लोग क्या बोलते हो भाई, अध्यक्ष बोलते हो, वो ना हो तो उपाध्यक्ष, है ना, इसके क्या बोलते हैं, इसको उपाध्यक्ष आप लोग बोलते हैं, इसको उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आप लोग बोल सकते हैं इसको आप लोग, है ना, उपाध्यक्ष। तो इस तरह से करके याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्पीकर को करना चाहिए, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को करना चाहिए। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे लोकसभा के। अगर वो भी नहीं है तो जो उपाध्यक्ष होंगे हमारे, चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है अगला कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य किस पर केंद्रित है। तो ये भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं कि स्वच्छता का बात करके डिजिटल लिटरेसी कंप्यूटर सिखा रहे, बिल्कुल नहीं भाई लोग। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो एक बार देख लेते हैं ये इसमें सैनिटेशन एंड हाइजीन, एक बार इसको भी देख लेते हैं। और यहाँ स्किल डेवलपमेंट, तो ऐसा तो नहीं है कि स्वच्छ भारत मिशन बोल करके स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो ये भी नहीं है। अब बात करते हैं स्वच्छ पेयजल, ये हो गया। और हमारा हो गया स्वच्छता और व्यक्तिगतता का व्यक्तिगत स्वास्थ्य। तो ये हो सकता है हमारा, लेकिन उससे बेटर है स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य, ये दोनों है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, है ना। तो ये सब हमारा कुछ एलिमिनेशन टेक्निक होता है जिसको यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे से अपनी जो आंसर है वहाँ तक आप जा सकते हैं। बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट, है ना, स्टार्ट आरंभ कब हुआ था, ये आरंभ बोल दो या फिर स्टार्ट कब हुआ था। ये हुआ था 2 अक्टूबर, कितना भाई, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन पे आगे।
ये है स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य किस पर केंद्रित था, ये तो हो गया भाई हमारा कि सैनिटेशन पर था, एक ही क्वेश्चन आ गया है। फिर ये था स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया योजना के से मुख्यतः किस वर्ग को लाभ पहुंचाया जाता है, यानी कि विच ग्रुप प्राइमरली बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। तो फॉरेन इन्वेस्टर भाई उनको क्यों देंगे, बिल्कुल ये नहीं होगा। लार्ज कॉरपोरेटर्स, बड़े निगम, इनको क्यों देंगे, ये भी नहीं होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ये भी नहीं होगा। वुमेन एंड ST/SC एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल इनको होगा। तो ये टेक्निक भी मतलब इसमें भी आप लोग जो एलिमिनेशन का टेक्निक है, छांटने का टेक्निक है, उसको लगा करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत से क्वेश्चन आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको बनाने में वो हेल्प करने वाले हैं। तो ST/SC एंटरप्रेन्योर्स को लेकर के ये स्टैंड अप इंडिया को में ये स्कीम लाया गया है, जिसमें जो महिलाएं और जो होती हैं हमारी, और साथ ही साथ जो अनुसूचित जाति यानी कि जो SC हो गई और ST हो गए, उनको जो एंटरप्रेन्योर्स लोग होते हैं, उद्यमी, यानी कि जो लोग कोई चीज़ पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग ग्रीन फील्ड एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं, या फिर एकदम न्यू प्रोजेक्ट, क्या हो जाएगा भाई, एकदम न्यू प्रोजेक्ट में जो काम करते हैं उनको दिया जाता है। एकदम न्यू प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए है ये। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें कोलेटरल फ्री यानी कि ऋण फ्री, ये ऋण ये आप बोल सकते हो कि इसमें किसी तरह का आपको गिरवी नहीं रखना पड़ता। इसमें क्या नहीं रखना पड़ता भाई लोग, इसमें गिरवी नहीं रखना पड़ता है कोई भी चीज़, यानी कोलेटरल फ्री होता है ये लोन। कोलेटरल फ्री लोन होता है, मतलब आपको 1 भी रुपया इसमें गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितना होता है भाई, 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक का आपको इसमें रुपया दिया जाता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं ये स्टार्ट कब हुआ था। तो ये हमारा 2016 में स्टार्ट हुआ था, 5 अप्रैल 2016 में। तो जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ हल्के में मत लेना इसे, आप लोग जितनी भी चीज़ें नहीं आती हैं उसे नोट कर लेना, क्योंकि स्कीम से बहुत सारी क्वेश्चन पूछी जा रही हैं एडिक्वेटिव पैटर्न में। और जो भी चीज़ें यहाँ मैं लिखता हूँ वो अपने मन से नहीं लिखता हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं उसी चीज़ को मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुछ प्रक्रिया को क्या कर इसमें लोग अपने देश को छोड़कर किसी अन्य देश में बस जाते हैं। तो देखते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाते हैं इसमें भाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, ये तो नहीं ना बोलेंगे भाई। कोई आदमी देश छोड़ करके चला गया तो क्या औद्योगिकरण करेगा, वो नहीं करेगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई आदमी छोड़ के चला गया तो क्या वहाँ पे नगरीकरण होगा, वहाँ पे बिल्कुल नहीं, कोई रहेगा नहीं तो नगरीकरण क्या करके क्या करोगे, वहाँ पे नाचोगे खुद, नहीं होगा ये। अब बात करते हैं एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, है ना, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे भाई ई मीन्स होता है एग्जिट, ई मीन्स क्या होता है भाई, एग्जिट। तो जब भी हमारे खुद के देश से लोग छोड़ करके किसी दूसरे देश में चले जाते हैं उसको हम लोग एमिग्रेशन बोलते हैं ना, एमिग्रेशन। अब यहाँ पे आई का मतलब होता है एंटर करना, है ना, क्या करना भाई, एंटर करना। तो जब लोग दूसरे देश से क्या हो जाएगा, दूसरे देश से किस में, हमारे देश में आते हैं, किस में भाई, दूसरे देश से हमारे देश में जब आते हैं तो उनके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इमिग्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जब खुद के हमारे देश से, हमारे देश से जब लोग दूसरे देश में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एमिग्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं, जिसको प्रवासन बोलते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे भाई हम लोग, प्रवासन, है ना, बोले तो एमिग्रेशन। और हमारे देश में जब आते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं प्रवर्जन, प्रवर्जन, बोले तो एमिग्रेशन। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग। अब है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था, यानी कि कौन सा इंडियन सिटी है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये जो सेंसस था हमारा 2011 का, ये 15वां था भाई, है ना, 15th नंबर का था। और आफ्टर आज़ादी के बाद ये 8th नंबर का था। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा था।
तो यहाँ पे मुंबई में ई छूट गया हमारा, क्यों नहीं लिखा रहा भाई? अरे लिखा जाए यार, मुंबई है ना। तो यहाँ पे दिल्ली, तो दिल्ली जो है यहाँ पे जनसंख्या वाला शहर था, है ना। तो सबसे ज़्यादा है हमारा इसमें मुंबई में था ये, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली का नंबर आता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा बेंगलुरु का नंबर आता है, फिर आता है कोलकाता का नंबर, है ना। तो बात करते हैं, पहला नंबर पे हो जाएगा हमारा मुंबई, पहला नंबर पे मुंबई आ जाएगा जनसंख्या में, मुंबई आ जाएगा। फिर आ जाएगा दिल्ली आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर आ जाएगा बेंगलुरु आ जाएगा, बेंगलुरु आ जाएगा, और लास्ट में फिर आएगा कोलकाता। तो हिंदी मीडियम वालों दोस्तों, ये मत सोचना कि मैंने क्या लिख दिया है, सिंपली यार पढ़ने तो आप लोग वैसे भी अगर एमटीएस की प्रिपरेशन करो तो दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता ये तो आपको पढ़ने आता ही होगा, क्योंकि वैसे भी आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हो एमटीएस में भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, आर के नारायण का अधिकांश जो कृतियाँ हैं किस काल्पनिक शहर से आधारित है, यानी कि जो इमेजिनरी एक टाउन था आर के नारायण जी का, वो कौन सा था वो पूछा गया है। तो आप लोगों को पता होगा, देखते हैं। दार्जिलिंग बिल्कुल नहीं है, चाय के लिए फेमस है, चाय के लिए फेमस है, चाय के लिए फेमस है ये, है ना, याद रखोगे भाई लोग। शिमला बिल्कुल नहीं होगा, पंचगानी ये भी नहीं होगा, तो मालगुड़ी, है ना। तो मालगुड़ी ये कहाँ है? ये आपका चेन्नई में है। ये कहाँ है? चेन्नई में। ये मालगुड़ी डेज करके एक काल्पनिक शहर था। ये क्या था? एक काल्पनिक शहर, ठीक है। क्या था? एक काल्पनिक शहर था, काल्पनिक शहर था मालगुड़ी। अब बात करते हैं आर के नारायण की कुछ बुक्स की बात करते हैं आर के नारायण जी की, है ना। तो सबसे पहले तो आता है मालगुड़ी डेज ही एक बुक है इनका, मालगुड़ी डेज। उसके बाद है द इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर है। और उसके बाद में है यहाँ पे स्वामी एंड हिज फ्रेंड, द गाइड भी है इनका, स्वामी एंड हिज फ्रेंड। भाई लिखा जाए यार, स्वामी एंड हिज फ्रेंड, याद रखेंगे। कौन कौन सा बुक्स है आर के नारायण जी का? मालगुड़ी डेज है, द इंग्लिश टीचर है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड है, याद रखना भाई लोग, है ना। और ये जो दार्जिलिंग है वो चाय के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर के नारायण का अधिकांश प्रसिद्ध कृतियाँ किस काल्पनिक शहर में है? ये भी हो गया है, लगता है दो दो बार क्वेश्चन आ गया है ना। बिल्कुल भाई, हो जाए यार, पहली पहली बार करने में यही होता है, थोड़ा सा मैनेज करना जा रहा हूँ। थोड़ा सा मैनेज करना यार। चलो, तो मालगुड़ी डेज हो चुका है ये हमारा ना, मालगुड़ी डेज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत का रूप है? तो भाई शास्त्र यहाँ पे देखो, शास्त्रीय संगीत बोल रहा है आपको, है ना, क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंडियन म्यूजिक बोल रहा है। तो भाई ये डांस है, ये क्या है? ये हमारा डांस है, किस, ये हमारा डांस है, ये नहीं होगा। कुचिपुड़ी ये भी हमारा क्या है भाई? डांस है, तो ये भी नहीं होगा। गरबा ये भी हमारा डांस है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। तो आप हर जगह एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत की म्यूज़िक को, है ना, यानी जो भारतीय संगीत है या फिर भारत के हिंदुस्तानी संगीत को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, दो पार्ट में। तो जो म्यूज़िक है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है भाई लोग, आप लोग देख सकते हो। जो संगीत है उसको, एक होता है कर्नाटक संगीत, आप लोग जानते होंगे, कर्नाटक संगीत जिसको इंग्लिश वाले कार्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं ना, कर्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं जिसको। और एक होता है हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक जिसको हम लोग हिंदुस्तानी संगीत बोलते हैं, जो नॉर्थ इंडिया के लिए होता है जनरली,
हिंदुस्तानी संगीत जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप लोग याद रखोगे। इसके फादर पुरंदर दास को, कर्नाटक संगीत का जो फादर होता है पुरंदर दास को माना जाता है, पुरंदर दास को माना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ओलंपिक में प्रथम स्थान के लिए किस रंग का पदक दिया जाता है? ओलंपिक में प्रथम स्थान के लिए किस रंग का पदक दिया जाता है, यानी कि विच कलर गोल्ड मेडल इज अवार्डेड फॉर द फर्स्ट पोजीशन। भाई गोल्ड मिलता है, गोल्ड का कलर ब्रॉन्ज तो नहीं होगा, सिल्वर भी नहीं होगा, बिल्कुल गोल्ड होगा, और प्लेटिनम भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जो ओलंपिक से है ना। तो देखते हैं ओलंपिक से जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में यार। पहला तो ये कि 1894 में है ना, 1894 में ओलंपिक कमेटी बनाया गया था। ओलंपिक कमेटी बनाया गया था, याद रखना। फिर 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था, फर्स्ट ओलंपिक हुआ था, पहला ओलंपिक, याद रखना। कहाँ हुआ था? ग्रीस का शहर एक एथेंस था, हुआ था ना, एथेंस ग्रीस का एक शहर था, ग्रीस का शहर एक एथेंस था, एथेंस वहाँ पे हुआ था, याद रखोगे है ना। और ओलंपिक का दो पार्ट होता है, एक होता है समर ओलंपिक बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समर ओलंपिक, और एक होता है विंटर ओलंपिक। दोनों में 2 साल का डिफरेंस होता है। कितना का भाई? 2 ईयर का डिफरेंस होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया एमटीएस में, आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास है ना, रोड द नोबल ट्रेन टू पाकिस्तान, भाई खुशवंत सिंह ने लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आई हुई है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। मुल्क राज आनंद के द्वारा अनटचेबिलिटी लिखा गया है, याद रख सकते हैं इसको आप लोग। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमारा आता है, मथुरा कला के विकास के लिए प्रसिद्ध सम्राट ने प्रोत्साहित किया था। मतलब मथुरा कला को किसने बहुत ज़्यादा वो पैटर्नाइज किया था, मतलब संरक्षण वगैरह दिया था, पैसा कौड़ी दिया था उसको फैलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। अशोक ने भाई इसके लिए नहीं था, इन्होंने बुद्धा के लिए दिया था, बौद्ध धर्म के लिए दिया था। इन्होंने किसके लिए दिया था? इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए दिया था, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने अपना लिया था अपने लास्ट के समय में, श्रवण बेलगोला चले गए थे, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था भाई? जैन धर्म अपनाया था, है ना, जैन धर्म अपनाया था अंतिम क्षण में, अंतिम समय में। और उपवास के द्वारा प्राण त्यागा, उपवास के द्वारा प्राण त्यागा, ठीक है। जिसको जैन धर्म में संलेखना के नाम से जाना था, संलेखना बोलते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज़। समुद्रगुप्त को है ना वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है, वीणा बजाते हुए सिक्कों में दिखाया जाता है, वीणा बजाते हुए दिखाया जाता है इनको, है ना। भारत का नेपोलियन के नाम से इनको जाना जाता है, भारत का नेपोलियन के नाम से इनको जाना जाता है। अकबर है ना, इनका जो कार्यकाल था वो 1556 से लेकर के 1605 तक था, इनको याद रखेंगे। इनके टाइम में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, है ना, 1556 में, 1556 में, याद रखेंगे आप लोग। हेमू के साथ हुआ था, किसके साथ हुआ था भाई? अकबर और हेमू के साथ हुआ था, याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? मथुरा कला को, तो इनमें से कोई भी नहीं भाई, इसका जो था ये ऑप्शन हमारे गलत है, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे गलत थे। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा मथुरा कला के लिए कनिष्क, बिल्कुल, जिनको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जिनको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे भाई लोग। आगे
क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द यूएसए ऑफ यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। देखते हैं, किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा तो कॉमन सेंस यूज़ करते हैं या फिर एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, बाय रिप्लेसिंग ऑल डॉक्टर्स। भाई सारे डॉक्टर्स को रिप्लेस कर दोगे तो काम किन से करवाओगे, गलत हो जाएगा। बाय रिड्यूसिंग द हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अस्पताल के बुनियादी ढांचे को कम कर दोगे तो फिर काम कैसे होगा, सारे मशीन ही नहीं रहेंगे, बिल्डिंग ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे, छप्पर लगा के सुलाओगे सबको, पेशेंट लोग को, नहीं ना। हाँ, बिल्कुल ये भी नहीं होने वाला है। डेटा के विश्लेषण के माध्यम से सटीक निदान प्रदान करके, ठीक है, हो सकता है। बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ द पेशेंट रिकॉर्ड्स, भाई जो रोगी लोग का जो रिकॉर्ड्स है उसको हटा करके क्या कर लोगे तुम। अगर मान लो कोई पेशेंट है, उसका रिकॉर्ड ही तुम्हारे पास नहीं होगा तो पता कैसे करोगे कि कौन सा बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं है, कितना दिन दवा चलाना है, कितना दिन दवा नहीं चलाना है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा डेटा विश्लेषण के माध्यम से सटीक निदान प्रदान करके। तो इस तरह से हमारा 25 क्वेश्चन का टारगेट था, पता नहीं यार कितने हुए, और सारा काम खुद ही करना पड़ता है, कुछ टाइपिस्ट वगैरह हैं नहीं तो काफ़ी टाइम इसमें चला जाता है और कुछ गलतियां हैं, मान सकता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, 25 के 25 क्वेश्चन नहीं हैं। तो यार आप लोग थोड़ा सा मैनेज करो, कोशिश करूँगा कि अच्छे से सारी चीज़ें हों। और ये मेरा लास्ट क्लास था, सॉरी लास्ट क्लास नहीं, ये मेरा पहला क्लास था। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है इस पर, है ना, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ये बताओ। अगर आप लोगों को अच्छा फील होगा, है ना, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका, अच्छा रिस्पॉन्स है ना, अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कंटिन्यू करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना बंद कर दूंगा मैं। इसलिए क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अपने पास कुछ टाइपिस्ट भी नहीं है या फिर अलग लोग भी नहीं है कि पैसे देकर मैं सारी चीज़ें कराऊँ, तो खुद ही करता हूँ और स्टडी भी खुद ही करता हूँ, तो काफ़ी सारे टाइम लग जाते हैं। आप लोग बताओ आपको कैसा लगा इस तरह से पढ़ाना, या फिर कुछ चेंजेस करना है तो ये भी बताओ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट करोगे, जो जैसा भी कमेंट आप लोग करो। बुरा लगा तो बताओ कि बुरा लगा भाई हमें, अच्छा लगा तो भी बताओ कि अच्छा लगा। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका अच्छा तो फिर आगे शुरू करेंगे, अदरवाइज़ फिर नॉर्मल जो वीडियो बनाता हूँ वही बनाऊँगा और ये सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा। थैंक यू।